हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। इनको हम जो है पार्ट में करेंगे और ये 5 पार्ट्स में मैं आपको ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ विद आंसर्स। ओके, तो प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। ओके, आई होप आपने सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए होंगे, तो आपको इसका मीनिंग पता होगा। क्या होता है एफिशिएंसी का मीनिंग? यस, कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। राइट, एफिशिएंसी में ये ध्यान रखना बेटा कि कॉस्ट का पॉइंट आएगा। विद मिनिमम कॉस्ट, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, दैट इज एफिशिएंसी। लेकिन अगर इफेक्टिवनेस आ जाए तो इफेक्टिवनेस में सिर्फ कंप्लीटिंग द टास्क का रिलेटेड जो टर्म होगा वो एफिशिएंसी में आएगा। लेकिन बेटा इस बार आपके एग्जाम में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन इन्हीं को ही घुमा के एमसीक्यू की फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में या आपका मैचिंग की फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। बेटा ये कोऑर्डिनेशन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? यस, कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स। जो भी एफर्ट्स होते हैं डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ के, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, चाहे आपका वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे आपका वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना, हार्मोनाइज करना, राइट। और इन सारी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करके, ठीक है, इनका क्या मोटिव होगा? जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। राइट, एक बार मैं सेंटेंसेस की फॉर्म में आपको बता देती हूँ। कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स बाय यूनिफाइंग, इंटीग्रेटिंग, हार्मोनाइजिंग and the activities of different departments and individuals towards the achievement of common objectives. राइट, जितने भी डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको हार्मोनाइज करना, इंटीग्रेट करना टुवर्ड्स टू अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डिटरमाइंड बाय टाइम स्टडी। यस, ये जो हमारी स्टडी है ना बेटा, चाहे टाइम स्टडी है या वर्क आपकी फटीक स्टडी है, आपकी मोशन स्टडी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको 1 लाइन सेंटेंस में, 1 लाइन डिफाइन में अच्छे से लर्न कर लेना। राइट, तो टाइम स्टडी का मीनिंग क्या है? यस, टाइम स्टडी इज दैट टेक्निक विच इज़ यूज टू मेजर स्टैंडर्ड टाइम टेकन। राइट, किस लिए यूज़ की जाती है? स्टैंडर्ड टाइम टेकन by a worker of reasonable skill and ability। कोई एक वर्कर है जो उसके पास एक रीजनेबल स्किल है या एबिलिटी है, उसको यूज़ करते हुए एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए या टास्क को करने के लिए। राइट, बेसिकली व्हाट इज़ अ टाइम स्टडी? दैट इज that technique which is used to measure standard time which is taken by a worker with a reasonable skill and ability to perform a given task। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर्स इन टेकिंग डिसीजंस साइंटिफिकली, स्टेट इन 1 सेंटेंस। इसने क्या बोला है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बेटा, ये हमारा चैप्टर 2 है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस तरह से डिसीज़न साइंटिफिक लेने में हेल्प करते हैं। हमें ये बताना है कि जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो मैनेजर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से साइंटिफिकली डिसीज़न लेते हैं। इसके लिए हमें पहले एक बेस बनाकर ये बोलना होगा कि मैनेजर्स को नंबर ऑफ डिसीज़न लेने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। जो एनवायरनमेंट है, जो कंडीशंस हैं वो चेंजिंग होती रहती हैं। उन चेंजिंग कंडीशंस को मीट करने के लिए
मैनेजर्स को डिसीज़न लेने होते हैं और उन डिसीज़न को लेने के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एसेस करना पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट डिसीज़न लेते हैं, राइट। कैसे लेते हैं साइंटिफिकली डिसीजन? वॉट एवर द कंडीशंस आर गोइंग ऑन, ओके, टू मीट दीज चेंजिंग डिसीजंस मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस, right, so that they need to assess the various resources of organization, right, and so that the appropriate decision can be taken for the operation of business, right बेटा। आपको इस तरह से इसमें जवाब देना है। बेसिकली ये इम्पोर्टेंस है ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, उसमें से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। आपको पता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है आपका, सोशल एनवायरनमेंट है, उसके कंपोनेंट पूछे हैं आपसे। देखो बेटा, हमें ये क्वेश्चन कराने का पर्पज़ मेरा ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आ रखे होते हैं वो आपके जो है रिपीट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ओके। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अब इसके कंपोनेंट रीड करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है बेटा, ये गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसको गवर्नमेंट लिख लेना, ओके। एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, philosophy of political parties and ideology of the government and etc. एक नंबर में आप 3 पॉइंट या 1 पॉइंट भी लिख दोगे ना, एक कंपोनेंट भी लिख दोगे तो भी आपको पूरा मार्क मिल जाएगा, ओके। लेकिन देखो एमसीक्यू जो आएगा आपके लिए, अगर मान लो यही क्वेश्चन रिपीट होता है आपका और जो एमसीक्यू आएगा वो इन कंपोनेंट से रिलेटेड आएगा। ये जो कंपोनेंट के नाम लिखे होंगे, मिक्स कंपोनेंट के नाम लिखे होंगे और आपको पर्टिकुलर डायमेंशन आइडेंटिफाई करना होगा। इसलिए बेटा एक एक वर्ड को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज इंक्लूडेड इन लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। अब देखो बिजनेस में लीगल एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इनको पढ़ते हैं। पहला क्या है? लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने कोई भी लेजिस्लेशन बनाया हो, ठीक है, वो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, ठीक है, उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया हो, राइट, कोई कोर्ट का जजमेंट आया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट है या स्टेट लेवल का कोर्ट है, उनका कोई जजमेंट आया हो। डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का लेवल हो, चाहे सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो या लोकल लेवल हो, ठीक है, उनके कोई भी डिसीजन आए हैं वेरियस एजेंसी की तरफ से, वो सारे के सारे जो डिसीजंस हैं, लेजिस्लेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, ये सब लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, ओके बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन है ये, गिव द मीनिंग ऑफ पॉलिसी एज ए टाइप ऑफ प्लान, राइट। टाइप ऑफ प्लान का इसमें बताना है। पॉलिसी जो है, देखो बहुत सारे टाइप ऑफ प्लान है, पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है, प्रोग्राम है, मेथड है। इसमें पॉलिसी का मीनिंग पूछा है आपसे, राइट। किसका मीनिंग पूछा है? पॉलिसी का मीनिंग पूछा है। आपको एक लाइन में इनके मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। पॉलिसी मीन्स दैट इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी क्या होती है? एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, गिव द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एज ए टाइप ऑफ प्लान। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, राइट, मैच द फॉलोइंग। इसलिए इनको एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। मैं फिर से बोलूँगी कि जो भी टर्म आपके सिलेबस में है उन टर्म को एक लाइन में लर्न कर लीजिएगा प्लीज़, ओके।
हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो एंड्स होते हैं या वो रिजल्ट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स और रिजल्ट्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशंस, बाय इट्स एक्टिविटीज। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। हाँ जी, डेलीगेशन में जो एलिमेंट है, देयर आर थ्री एलिमेंट होते, देयर आर थ्री एलिमेंट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बताइए अथॉरिटी का मीनिंग क्या है? यस, दैट इज राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। ये इंडिविजुअल का एक राइट होता है जो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड कर सकता है, एंड टू टेक एक्शन विद इन स्कोप ऑफ हिज और हर पोजीशन, और कोई भी वो एक्शन ले सकता है अपनी पोजीशन के अंदर रहते हुए, राइट? ये अथॉरिटी का मीनिंग होता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या होता है अथॉरिटी का मीनिंग? राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज और हर पोजीशन। ओके बेटा, चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये ना क्वेश्चंस में 5 पार्ट में लेकर आई हूँ आपको। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, उनको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। उसके बाद में आपकी प्रीवियस ईयर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं या केस स्टडीज़ आई हुई हैं, उनकी प्रैक्टिस जो है मैं आपको करवाऊँगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट हमारा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक एडवांटेज बताना है, ठीक है? देखो बहुत सारे एडवांटेज हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, आप कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है? इसका मैं आपको की टर्म भी समझा देती हूँ। देखो इसका की टर्म जो है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसमें आपका जो ये एक तरह से निमोनिक्स बन जाता है, फंसा, ठीक है ना? ये आपके 5 इसमें बेनिफिट दे रखे हैं, 5 एडवांटेजेस दे रखे हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसमें, ये एडवांटेज लिखा है कि इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ईजी होता है। इन केस ऑफ फेलियर, अगर कोई फेलियर आ जाता है, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशनशिप होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, और अगर कोई फेलियर का केस आ जाता है तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ईजी हो जाता है। ओके बेटा, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन और लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।